आप देख रहे थे नई दिल्ली से सीधा प्रसारण, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को सम्मानित कर रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वेस्ट टू वेल्थ एक अच्छा विषय है और जो भी विजेताओं ने आज पुरस्कार हासिल करे हैं उनको उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। उसी के साथ सभी हितधारकों से उन्होंने सहयोग की बात करी और साथ ही साथ युवाओं को ये प्रेरणा भी दी कि आने वाले समय में भारत को ऐसा देश बनाएं जो वो विश्व का सबसे स्वच्छ देश माना जाए। तो ये था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, जहां उन्होंने ये मुख्य बातों का जिक्र किया। और अब का बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कांग्रेस के श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने पर भाजपा का हमला। कांग्रेस को हर फैसला ठुकराने की आदत, वोट के लिए ठुकराया श्री राम मंदिर का न्योता। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, सीमा पर स्थिति सामान्य लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। 2023 में पुंछ और राजौरी में हिंसा की हुई कम घटनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुई गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में किया तलब। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में सर्दी का सितम। दिल्ली पहुंचने वाली 24 ट्रेनें लेट। दिल्ली में पारा 5.7 डिग्री तक गिरा। अगले कुछ दिन भीषण ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार। और खेल की खबरों में अश्विनी पोन्नप्पा और तनिषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। श्रीकांत पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे अपनी चुनौती। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस को हर फैसला ठुकराने की आदत है। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुरूप श्री राम मंदिर का न्योता वोट के लिए ठुकराया है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है। इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस ने हालांकि इस न्योते को ठुकरा दिया है, लेकिन अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है।
यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक और शर्मनाक है। इन्होंने सदैव राम जन्मभूमि का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया था, फिर भी आज कहां सिमट गई है। आगे चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। यह राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहाँ होगा ये लोकसभा में, और आगे चुनाव होगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है। पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। जो लोग राज्यों में हैं, कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। बढ़ते हैं आगे और अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूरी दुनिया के सभी देश विकास के लिए पूंजी पर ध्यान केंद्रित किए रहते थे, जबकि गिफ्ट सिटी की स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि प्रौद्योगिकी और वित्त को मिलकर ही नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वास्तव में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकेगा। There was an interesting observation made yesterday before the Honorable Prime Minister that all financial hubs, or let us say the special economic zones for financial purposes set up over the centuries across the world, looked at capital as the first concern. So the capital aspect dominated most of these financial special economic zones. This observation was made before the Prime Minister yesterday, which has that distinction, unique distinction, that it has looked at finance together with technology. Even at the time of conceptualizing Gift City, the Honorable Prime Minister has had the vision that without fusing technology and finance, the newly created International Financial Services Center is not going to be really coming out with full energy. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बेहतर बाजार पहुंच और गुणवत्तापूर्ण कार्यबल की आवश्यकता है। भारत के पास युवाओं की अपार भंडार है। भारत तेजी से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयारी कर रहा है और गुजरात उसकी लीड स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अच्छे पॉलिसीज चाहिए,
अच्छे मार्केट एक्सेसिबिलिटी चाहिए, ऐसे ही क्वालिटी मैन पावर भी चाहिए। बिना स्किल डेवलपमेंट यह संभव नहीं है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि सेना सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues which remain. Our operational preparedness in this area continues to be of a very high level, and our deployment is both robust as well as balanced. While we continue to maintain adequate reserves in all these areas to be able to deal with any contingency that may arise effectively. While this is happening, we continue to focus on our capability development initiatives, especially along our borders, including induction of modern technologies, disruptive niche technologies, as also focusing on infrastructure development in these areas, be it the road connectivity and number of other things which perhaps we can again discuss during the latter part. We continue to operate with other government agencies who are also operating in these areas, as also the state administration, to better achieve the desired outcomes. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को 6 महीने तक बढ़ा दिया है। नवाब मलिक को खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिली हुई है। आज जब नवाब मलिक की ओर से अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की गई तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने भी इस पर एतराज नहीं जताया। इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नवाब मलिक को ईडी ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। आइए बढ़ते हैं अब आगे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। फारूक अब्दुल्ला साल 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर लगे आरोप की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है। अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी ने 2022 में आरोप पत्र भी दायर किया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष ईटानगर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद भाजपा कोर कमेटी की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आम चुनाव के अलावा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली भारत दौरे पर हैं। जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली को आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और आइए अब खबरें जुड़ी हैं रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या और अहमदाबाद के बीच पहली सप्ताह में 3 दिन के लिए उड़ान सेवा शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उड़ान सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोर्डिंग पास भी दिया गया।
इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस उड़ान सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। दोनों ही शहर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब दोनों राज्य हैं, वहां दोनों ही शहर एक मानक है भारत के समृद्ध इतिहास का, भारत के आकर्षण का, भारत की शक्ति का, भारत की संस्कृति का और भारत की सभ्यता की। और इसलिए आज इस फ्लाइट के आधार पर केवल दो शहरों को नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन इससे आर्थिक विकास की पहिया को गति दी जाएगी, पर्यटन की पहिए को गति दी जाएगी, धार्मिक क्षमता की पहिए को गति दी जाएगी और पूर्ण रूप से दोनों राज्यों के लोगों और श्रद्धालुओं को जोड़ने को भी एक नवीन गति दी जाएगी। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए शुरू हुई उड़ान सेवा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में अयोध्या ने ऊंची छलांग लगाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 254 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। वर्ष 2021-2022 में 110 करोड़ का निर्यात हुआ था। 2022-2023 में इसमें 150% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के आधार पर इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कमिश्नर गौरव दयाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह काल अयोध्या के सर्वांगीण विकास का है। चतुर्दिक विकास के साथ अयोध्या की आर्थिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रगति हो रही है। 9 क्षेत्रों में जनपद ने निर्यात के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिन क्षेत्रों में भारी निर्यात हुआ है उसमें उबले हुए चावल में 2.76 करोड़ रुपए, बिटुमिन्स कोयला में 90.61 करोड़ रुपए, वहीं भाप कोयला में 3.81 करोड़ रुपए और अन्य कोयला में 44 करोड़ रुपए निर्यात दर्ज हुआ है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो आयुर्वेद पद्धति की दवाओं में 3.18 करोड़ रुपए, पोस्टर पेपर में 1.77 करोड़ रुपए, क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड में 44.02 करोड़ रुपए, क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड में 48.56 करोड़ रुपए, वुड पल्प बोर्ड में 3.12 करोड़ रुपए और बेकरी मशीनरी में 3.24 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर अमेरिका के ह्यूस्टन में भारतवंशियों ने कल विशाल कार रैली निकाली। ह्यूस्टन स्थित श्री मीनाक्षी मंदिर पर जुगल मालिनी ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। राम मंदिर, भारतीय ध्वज और अमेरिकी ध्वज के भगवा बैनरों के साथ 500 से अधिक उत्साही सवारों ने 216 कारों की 3 मील लंबी रैली में प्रतिभाग किया। रैली के दौरान जय श्री राम के भजन और नारे गूंजे। भगवान श्री राम के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का चयन किया गया है। उसी दिन पूर्व द्वादशी की तिथि है, जो भगवान श्री राम के ही कुर्म अवतार का भी दिन है। 22 का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र ने श्री अयोध्या धाम में श्री कौशलेश सदन पीठाधीश्वर वासुदेवानंद विद्या भास्कर जी से विशेष बातचीत की है। 22 जनवरी को नव्य मंदिर में
श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संतों में श्री धाम अयोध्या में बहुत ही उत्साह है और 12 दिन पहले से ही दीपोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं श्री कोसलेश सदन पीठाधीश्वर के यहाँ। उनके विचार जानने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, दूरदर्शन को समय देने के लिए। ये जो 22 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है, उसका महत्व और आपके विचार इस पूरे समारोह के बारे में। 22 जनवरी तिथि निश्चित की गई है, बहुत अच्छी तिथि है, बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छा उत्साह भी है भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में उत्साह है, पूरी अयोध्या में उत्साह है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी श्री अर्चावतार महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है, वाल्मीकि रामायण का पारायण हो रहा है, सभी प्रसन्न हैं। जब 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा? समग्र राष्ट्र ही नहीं, समग्र विश्व के लिए आदर्श है। आदर्श जो है मानव मात्र के आदर्श हैं। आदर्श जो है शीशा होता है। शीशा आपका श्रृंगार नहीं करता है, लेकिन शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप अपने को कैसा देखना चाहते हैं। मनुष्य अपने अंदर मनुष्यता का दर्शन करना चाहे तो उसके लिए इस शीशे से दर्शन संभव नहीं है। उसके लिए भगवान राम जो है शीशा है, भगवान राम आदर्श हैं मानवता के, भगवान राम आदर्श हैं दैवी संपत्ति के, भगवान श्री राम आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के। तो धन्यवाद जगत गुरु जी, अब अपने विचार रखने के लिए दर्शकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी को उत्सुकता से के साथ, व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा है उस दिव्य क्षण की जब भगवान परमात्मा परब्रह्म स्वरूप श्री राम अपने नव्य और दिव्य प्रांगण में विराजमान होंगे। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, टीडी न्यूज़, श्रीधाम अयोध्या। अब मौसम से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग और लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 5.8 और 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर रेलवे के अनुसार दिल्ली पहुंचने वाली 24 रेलगाड़ियां करीब 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसमें अजमेर कटरा पूजा एक्सप्रेस, सिवनी फिरोजपुर एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां शामिल हैं। वहीं राजस्थान के सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और चुरू में दूसरे सबसे कम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण कई स्थानों पर बर्फ की एक पतली परत देखने को मिली है। और अब खेल से जुड़ी खबर। तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने महिला वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापानी जोड़ी मायू मात्सुमोतो और वकाना नागाहारा को 21-19, 13-21, 21-15 के अंतर से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। टीटी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।